हेलो एवरीवन, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 10 हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा प्रणाली। इसके अंदर एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है प्राचीन भारत के मुख्य शिक्षण संस्थान। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सभी जो शिक्षण संस्थान हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत के मुख्य शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, क्योंकि इस चैनल पर मैं पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं भारत के मुख्य शिक्षण संस्थान। इसको आज हैंड रिटन्स नोट्स के साथ कवर करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है। पहले शिक्षा आश्रमों और गुरुकुलों में दी जाती थी। ये सब उच्च शिक्षा के केंद्र थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया भारत की शिक्षा पद्धति में भी बढ़ोतरी हो गई या होती गई। गुरुकुल और आश्रमों से शुरू हुआ शिक्षा का प्रसार प्रगति करता हुआ विश्वविद्यालयों तक पहुंच गया और पूरे भारत में प्राचीन काल में ही कई बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वे विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं। पहले देख लेते हैं ये मेन विद्यालय कौन कौन से हैं जो हमें डिटेल में इनको पढ़ना है। पहला है तक्षशिला, नालंदा, तीसरा विक्रमशिला, चौथा वल्लभी, पांचवा उदंतपुरी, छठा पुष्पगिरी, सातवां जगदला, आठवां नादिया, नौवां मिथिला, 10वां सोमपुरा और 11वां उज्जैन। तो फ्रेंड्स, आज हम इन 11 विश्वविद्यालय को एक एक करके एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे जिससे ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तक्षशिला, और इसमें हम एक एक पॉइंट कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी थी। वर्तमान समय में ये पश्चिमी पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी में स्थित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तक्षशिला की स्थापना श्री राम के भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसकी स्थापना की। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 6ठी सदी से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुई। यह हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो इसमें ये सभी जो मेन पॉइंट हैं ये आपको सारे याद रखने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तक्षशिला ब्राह्मणवादी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट है तक्षशिला में अन्य देशों के छात्र भी पढ़ने आते थे जैसे चीन, सीरिया, ग्रीस आदि। तक्षशिला एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास तक्षशिला से हुआ। ये पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसका विकास तक्षशिला से ही हुआ है। तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है पाणिनि, कौटिल्य, चरक, विष्णु शर्मा, ये सब तक्षशिला का ही भाग रहे हैं। तो ये चारों के नाम हमें याद रखने हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है कि इनका संबंध किस यूनिवर्सिटी से है। तो पाणिनि, कौटिल्य, चरक और विष्णुगुप्त, ये चारों नाम हमें याद रखने हैं। इनका संबंध तक्षशिला से है। नेक्स्ट पॉइंट है तक्षशिला ज़्यादा संगठित विश्वविद्यालय नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है तक्षशिला में 10,500 से अधिक छात्र पढ़ते थे और 68 विषय पढ़ाए जाते थे। शिक्षक के निर्णय के अनुसार ही छात्रों का प्रवेश किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है तक्षशिला में 16 साल के विद्यार्थी का दाखिला होता था। कोई औपचारिक परीक्षा प्रणाली
इसलिए कोई डिग्री नहीं दी जाती थी। ये भी हमें याद रखना है कि तक्षशिला में 16 साल के स्टूडेंट्स का एडमिशन होता था और इसमें किसी भी तरह की औपचारिक प्रणाली नहीं थी, यानी किसी को भी कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिया जाता था। विद्यार्थी अपनी पसंद के अनुसार ही पढ़ाई करता था। अगला पॉइंट है मुख्य इसकी शाखाएं वेद त्री यानी 3 वेद, वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, 18 शिल्प, सैन्य शिक्षा, खगोल विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, चिकित्सा आदि थी, यानी इसमें ये सभी पढ़ाई करवाई जाती थी। अगला पॉइंट है यह भारतीय सैन्य विज्ञान में प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी लोकप्रिय था। जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट है फाहियान और ह्यूनसांग चीनी यात्री तक्षशिला में आए थे। तो ये पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आया है कि तक्षशिला में कौन सी चीनी यात्री आए थे। तो फाहियान और ह्यूनसांग ये दोनों ही चीनी यात्री तक्षशिला में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से यह पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपनी शिक्षा यहीं से पूरी की और तक्षशिला में ही शिक्षण कार्य करने लगे। तो फ्रेंड्स जो ये फेमस विद्वान हैं इनमें अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी यहीं से पढ़ाई की और यहीं पर ये शिक्षण कार्य करने लगे। अगला पॉइंट है पाणिनि शल्य चिकित्सा में विशेषज्ञ थे। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पाणिनि का संबंध किससे है। तो ये शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ थे और चिकित्सा इनका मुख्य उत्पाद था, यानी इनका प्रोडक्ट चिकित्सा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य की बहुत प्रतिष्ठा थी। विद्यार्थियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, यानी तक्षशिला में सभी जो स्टूडेंट्स आते थे, चाहे वो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग, किसी भी वर्ग का हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता था। अगला पॉइंट है यूनेस्को ने 1980 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि 1980 में किसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो तक्षशिला को शामिल किया गया। आते हैं अब नालंदा तक्षशिला में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने वो कवर कर लिए। अब देखते हैं हमारी जो दूसरी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। यह प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। नालंदा बिहार प्रांत के राजगृह में स्थित है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य सरिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। अगला पॉइंट है इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450 से 470 को प्राप्त है। गुप्त वंश के पतन के बाद आने वाले सभी शासकों ने इसकी समृद्धि में योगदान जारी रखा। तो ये भी हमें याद रखना है कि किस यूनिवर्सिटी में किस शासक ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो कुमार गुप्त प्रथम था उनको इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। नेक्स्ट पॉइंट है इस विश्वविद्यालय की तुलना ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय के रूप में की जा सकती है, यानी नालंदा बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी थी जिसका कंपैरिजन हम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों के साथ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है भारत के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं अपितु जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, चीन, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा आया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा सिस्टेमेटिक तरीके से बनी हुई थी। तो हमारा आंसर होगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय एक सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे एग्जाम में आते हैं जिसे हमें याद रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का अध्ययन था। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, महायान और हीनयान। तो महायान शाखा का विकास यहीं से हुआ। अगला पॉइंट है 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेवनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में पता चलता है। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे। आगे देखते हैं, इसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था जहां पर एक शिक्षक की नियुक्त होता था। शिक्षक को द्वार पंडित कहते थे। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि नालंदा में एक मेन गेट था जहां पर एक टीचर नियुक्त होता था जिसे द्वार पंडित कहते थे, और यही द्वार पंडित विद्यार्थियों को प्रवेश देता था। प्रवेश प्रक्रिया मुश्किल थी। 20% विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था, यानी यहाँ पर जो एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो बहुत ही टफ था। 100 में से 20% ही स्टूडेंट्स इसको निकाल पाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवेश लेने की आयु सीमा 20 वर्ष थी और प्रवेश प्रक्रिया उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ाई निःशुल्क दी जाती थी, यानी जो भी स्टूडेंट्स एक बार एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेता तो उसके बाद उसका खाना पीना रहना सहना पढ़ाई सब कुछ फ्री में होता था। विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उसे सीलबद्ध कहा जाता है। सीलबद्ध को सभी वेद पुराण और सूत्रों का ज्ञान होता था। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो वहाँ का कुलपति होता था उसे सीलबद्ध कहा जाता था और उसको सभी पुराण और सूत्रों का ज्ञान होता था। यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा केंद्र था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं, शिक्षण की 3 प्रमुख विधियां थी यहाँ पर। पहला मौखिक, दूसरा व्याख्यान और विवाद, तीसरा है परिचर्चा। इसमें वेदांत, सांख्य, फिलोसफी, ज्योतिषी, आयुर्वेद आदि विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ तक कि फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है 300 अध्ययन कक्ष थे और इसमें 8 हॉल थे। वहीं पर विद्यार्थियों को व्याख्यान आदि दिए जाते थे। इन सभी हॉल को समग्रामा कहा जाता था, यानी इसमें 300 अध्ययन कक्ष थे और 8 इसमें हॉल थे जहां पर बच्चे पढ़ाई करते थे और इन सभी हॉल्स को समग्रामा कहा जाता था। अगला पॉइंट है नालंदा में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था जिसका नाम धर्मगुंज था। यह पुस्तकालय 9 मंजिला भवन में बना हुआ था, यानी नालंदा में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसका नाम क्या था? धर्मगुंज था। इस पुस्तकालय में 3 विभाग थे जिनके नाम इस प्रकार हैं, यानी जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उसके 3 विभाग थे। तो आइए उनके नाम देखते हैं। पहला है रतन सागर, दूसरा रत्नोदधि और तीसरा है रतन रंजक। तो ये तीनों नाम भी हमें याद रखने हैं, रतन सागर, रत्नोदधि और रतन रंजक। ये जो लाइब्रेरी थी उसमें 3 विभाग थे, ये उनके नाम हैं। इनमें सभी धर्मों की पुस्तकें रखी हुई थी। पूरे विश्व में ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और पुस्तकालय को आग लगा दी। यह पुस्तकालय इतना बड़ा था कि 6 महीनों तक ये आग जलती रही, यानी 12वीं शताब्दी में जो बख्तियार खिलजी नाम का राजा था उसने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और जो इसकी लाइब्रेरी थी वो इतनी बड़ी थी कि उसमें आग लगा दी और आग 6 महीनों तक जलती रही। इस घटना से भारत ने ही नहीं सारे संसार ने भी ज्ञान के भंडार को खो दिया, क्योंकि नालंदा बहुत ही अच्छी और एक सिस्टेमेटिक यूनिवर्सिटी थी। अब आगे आते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला, नालंदा। अब देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में एक था। इसमें 108 विद्वान थे और इन विद्वानों को अलग अलग मंदिरों का कर्ता धर्ता और शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अतिरिक्त इसमें 6 पंडित और नियुक्त किए जाते थे। ये 6 पंडित पूरे विश्वविद्यालय का कामकाज संभालते थे। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक पंडित नियुक्त किया जाता था। अगला पॉइंट है इस विश्वविद्यालय को 6 महाविद्यालयों में विभाजित किया गया था। इनका एक केंद्रीय कक्ष होता था जिसे विज्ञान भवन कहा जाता था, यानी इसमें एक सेंट्रल रूम होता था जिसे विज्ञान भवन कहा जाता था। अगला पॉइंट है महाशिववीर विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी थे जिन्हें कुलपति के रूप में जाना जाता था, यानी महाशिववीर। ये भी नाम हमें याद रखना है। विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी थे और जिन्हें कुलपति के रूप में जाना जाता था। उस समय विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अध्ययन के प्रमुख विषय न्याय, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन, तंत्र विद्या और कर्मकांड थे। तो ये हमें याद रखना है कि विक्रमशिला में किस प्रकार की पढ़ाई पर जोर दिया जाता था। तो इसके जो प्रमुख सब्जेक्ट थे वो न्याय, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन, तंत्र विद्या और कर्मकांड थे। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रमशिला तंत्र ज्ञान की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, यानी इसमें जो तंत्र विद्या थी वो पढ़ाई जाती थी। अगला पॉइंट है बंगाल के शासकों द्वारा संवर्तना दीक्षांत समारोह के रूप में दीक्षांत समारोह के समय स्नातकों और स्नातकोत्तरों को उपाधि प्रदान की जाती थी। जैसे अब यहाँ पर होता है दीक्षांत समारोह, एनुअल फंक्शन, तो उसको संवर्तना कहा जाता था। और इस संवर्तना के टाइम पर ही जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे उनको डिग्री प्रदान की जाती थी। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो बख्तियार खिलजी ने पहले नालंदा को नष्ट किया और उसके बाद विक्रमशिला को भी नष्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है और वहाँ जो भिक्षुक रहते थे उनको मार दिया और जो बच गए थे वो तिब्बत चले गए, यानी वहाँ पर जो भिक्षुक रहते थे उनको मार दिया और जो कुछ उसमें बचे वो तिब्बत चले गए। इस तरह से हमने एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र को खो दिया। अब देखते हैं हमारा चौथा है वल्लभी। अब तक हमने 3 विश्वविद्यालय कवर कर लिए और जो ये विश्वविद्यालय कवर किए हैं इनमें जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने वो यहाँ पर कवर किए हैं। आप इनकी या तो PDF ले सकते हो या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ये आपके पास एक नोट्स के रूप में उपलब्ध रहेंगे। जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तब आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला है वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 साल इसकी प्रसिद्धि रही। वल्लभी मैत्रक साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट है यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थीं, महायान और हीनयान। वल्लभी हीनयान का प्रमुख केंद्र था। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, एक महायान और एक हीनयान। और वल्लभी किसका प्रमुख केंद्र था? हीनयान का प्रमुख केंद्र था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग के अनुसार वल्लभी उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट है वल्लभी ने नालंदा विश्वविद्यालय जैसा गौरव हासिल किया, यानी जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि थी वैसे ही वल्लभी ने भी वो प्रसिद्धि हासिल की। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते थे।
यह धर्मनिरपेक्ष विषयों के रूप में धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, वल्लभी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण आदि विषय पढ़ाए जाते थे। गुणामती और सिथरमती नाम के दो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों ने इसी विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। तो ये दो नाम हमें याद रखने कि गुणामती और सिथरमती का संबंध किस विश्वविद्यालय से है, तो वल्लभी विश्वविद्यालय से है। इन दोनों ने यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी की। नेक्स्ट पॉइंट है, वल्लभी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति अच्छी थी, लेकिन अरबों ने इसे नष्ट कर दिया। जो पिछले विश्वविद्यालय थे नालंदा और विक्रमशिला, उसको खिलजी ने नष्ट किया और इसको अरबों ने नष्ट कर दिया। अगला पॉइंट है, फिर वल्लभी विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी तक चलता रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, सितंबर 2017 में भारत केंद्र सरकार ने इस प्राचीन विश्वविद्यालय को दोबारा शुरू करने पर विचार करना शुरू कर दिया। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि 2017 में भारत सरकार ने किस विश्वविद्यालय को दोबारा शुरू करने पर विचार किया है, तो याद रखना है वल्लभी विश्वविद्यालय को। अब आगे देखते हैं मिथिला विश्वविद्यालय। मिथिला विश्वविद्यालय न्याय शास्त्र और तर्कशास्त्र से संबंधित है। तो जो मिथिला का संबंध है वो न्याय शास्त्र और तर्कशास्त्र से है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है, मिथिला उपनिषदिक काल में ब्राह्मणवादी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यानी मिथिला में ब्राह्मणवादी शिक्षा करवाई जाती थी। अगला पॉइंट है, मिथिला अपने समय में बहुत प्रसिद्ध था। यह राजा जनक से लेकर बौद्ध काल तक यह बनी रही। अगला पॉइंट है, बाद में इस जगह पर भगवान कृष्ण के भक्त पैदा हुए। 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक साहित्य और ललित कलाओं के अलावा वैज्ञानिक विषयों को भी यहाँ पढ़ाया जाता था। अगला पॉइंट है, इसमें मुख्य रूप से न्याय शास्त्र और तर्कशास्त्र पढ़ाए जाते थे। अगला पॉइंट देखते हैं, गणेश उपाध्याय ने नया न्याय तर्क यानी नव्य न्याय के एक विद्यालय की स्थापना की। तो ये भी हमें याद रखना है कि नया न्याय तर्क या नव्य न्याय के एक विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने? गणेश उपाध्याय ने। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्व चिंतामणि ग्रंथ यहीं पर लिखा गया। अगला पॉइंट है, मिथिला में अनेक साहित्यिक विद्वान उत्पन्न हुए। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध कवि विद्यापति जिन्होंने हिंदी में लिखा है और जयदेव ने संस्कृत साहित्य लिखा है, ये प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म यहीं से हुआ है। तो ये दोनों, विद्यापति हिंदी के कवि थे और जयदेव संस्कृत के थे। तो ये दोनों के नाम भी हमें याद रखने हैं और ये ध्यान रखना है कि इनका संबंध किस विश्वविद्यालय से है। तो इनका संबंध मिथिला विश्वविद्यालय से है। अगला पॉइंट है, यह विश्वविद्यालय अकबर तक शिक्षा और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पनपता रहा। अगला हमारा पॉइंट आता है उदंतपुरी। मगध में पाल वंश के राजाओं के सत्ता में आने से बहुत पहले यह विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका था। उदंतपुरी उस स्तर की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सके जो नालंदा और विक्रमशिला ने हासिल की। यहाँ 1000 भिक्षुओं और छात्रों ने निवास किया और शिक्षा प्राप्त की। यह विश्वविद्यालय तिब्बत के छात्रों को भी आकर्षित किया, यानी यहाँ पर तिब्बत से भी छात्र पढ़ने आते थे। अगला है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वर्तमान में भारत के उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना 3री शताब्दी में कलिंग राजाओं ने की थी और 11वीं शताब्दी तक यह विश्वविद्यालय का विकास अपने चरम पर था। तो यानी 11वीं शताब्दी में इन्होंने इस यूनिवर्सिटी ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की। इस विश्वविद्यालय का परिसर 3 पहाड़ों से घिरा हुआ था। पहला है ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं कि ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी पर फैला हुआ था।
नालंदा और तक्षशिला और विक्रमशिला के बाद ये विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यानी नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बाद यह विश्वविद्यालय एजुकेशन का प्रमुख केंद्र रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी माना जाता है कि इसकी स्थापना राजा अशोक ने ही करवाई थी। अगला देखते हैं, जगदला। जगदला विश्वविद्यालय को बंगाल के राजा रामपाल ने एक मठ का निर्माण करवाया और उसका नाम जगदला रखा। अगला पॉइंट है, यह 100 वर्षों तक बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में रहा। इसे 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया, यानी 12वीं शताब्दी में इसको भी नष्ट कर दिया गया। अगला देखते हैं, नादिया। बंगाल में गंगा और जलंगी नदियों के संगम पर स्थित है। ये हमें याद रखना है कि नादिया कहाँ पर स्थित है, तो ये बंगाल में गंगा और जलंगी नदियों के संगम पर स्थित है। इसे पहले नवद्वीप कहा जाता था, तो नादिया का पहले नाम नवद्वीप था। अगला पॉइंट है, नादिया विश्वविद्यालय के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला है नवद्वीप, दूसरा शांतिपुर और तीसरा है गोपालपुरा। तो ये नाम हमें याद रखने हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के गीतों को दोहराया गया। ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, तर्क की एक पाठशाला रघुनाथ शिरोमणि यहाँ पर अस्तित्व में थी। नेक्स्ट पॉइंट है, चर्चाओं में दक्षता और अधिगम को इस विश्वविद्यालय के एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक की एक जरूरी योग्यता माना जाता था। यानी उसको डिस्कशन में दक्षता हासिल हो और अधिगम वो अच्छा करते हों, इस विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के लिए जरूरी योग्यता मानी जाती थी। अब देखते हैं, उज्जैन। यह गणित और खगोल विज्ञान सहित अपने धर्म निरपेक्ष से सीखने के लिए प्रसिद्ध था। ये छोटी छोटी यूनिवर्सिटी हैं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, पर आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। अगला है सलोतगी। कर्नाटक का सलोतगी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसमें छात्रों के लिए 27 छात्रावास थे जो विभिन्न प्रांतों से आए थे। इस महाविद्यालय का वित्तीय महापोषण वर्ष 945 CE में श्री नारायण, जो राजा के मंत्री थे, उनके द्वारा घरों, भूमि और विवाह आदि पर कर से संपन्न किया गया। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जो हमारे प्राचीन शिक्षण संस्थान थे उनको हमने कवर किया। जैसे यहाँ पर 12 है, बीच में मिथिला और वल्लभी, विक्रमशिला। मैंने इस वीडियो में सभी प्राचीन संस्थान को कवर किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हो तो आप इसे नोट कर लें। ये आपके पास एक नोट्स के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आप इनकी PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका नाम है राम नेट JRF। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्राचीन भारत के उच्च शिक्षण संस्थान के नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो क्रमागत विकास है उसको एक वीडियो में ही कवर करेंगे, जिससे आपको उस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।